हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हमारा नया टॉपिक शुरू है और मैंने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे एक सख्त डिसर्नमेंट नहीं करूँगी। इट शुडंट बी लाइक अ प्रॉपर डिमार्केटेड वन की सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी पहले ख़त्म करेंगे फिर सेवन्थ की, ऐसे नहीं चलेगा। देखो, अर्थ आवर हैबिटेट इज़ अ बिग चैप्टर जिसके नूक्स एंड कॉर्नर्स सिर्फ सिक्स क्लास में नहीं, वो सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ सब जगह फैले हुए हैं। तो हमें उसी तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, यानी कि जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर एक टॉपिक से संबंधित है, चाहे वो जिस क्लास की है, उसमें डाली जाएंगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट paragraphs and paragraphs. We will write in bullets and also we are going to ensure कि हम डायग्राम्स ज़्यादा बनाएं और लिखें कम। तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊं आप भी उसी तरह से डायग्राम्स बनाते जाना। हाय साक्षी, कैसे हो आप? तो आज हमारा चैप्टर है अर्थ आवर हैबिटेट। However, we are also going to complete the class 11th NCERT which talks about the origin of the universe. So इसी में आपको एक तरह से टॉगल करके पढ़वाएंगे origin of the universe। ठीक है? So as we know that the universe is composed of many small and big objects. These objects are somewhat related to each other in terms of how they are made. जैसे हमारे यूनिवर्स में क्या क्या ऑब्जेक्ट है? What is universe basically? If I ask you, what is universe? Universe is an all expansive term which consists of many bodies. Bodies includes planets, bodies includes stars, bodies includes asteroids, bodies includes meteoroids, bodies includes galaxies, bodies also includes dust। मतलब basically ये तो bodies हैं, इसके अलावा dust, gas, आइस, ये सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में एक तरह से बनी है। मतलब हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। So when our universe originated 13 billion years ago, सब कुछ एक ही मटेरियल से बना है। हाँ, कुछ के शेप्स अलग हैं, कुछ का जो मेकअप है वो अलग है, कुछ गैशियस बॉडीज हैं, कुछ आपकी रॉकी बॉडीज हैं, कुछ बॉडीज बिग हैं, कुछ बॉडीज स्मॉल हैं, कुछ बॉडीज एक पर्टिकुलर बॉडी के चारों ओर घूम रही हैं और कुछ बॉडी एक दूसरे से बाइनरी स्टार जैसा सिस्टम होता है वो एक दूसरे के साथ में घूम रही हैं। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई है, जैसे हमारा यूनिवर्स बना है वो सेम मटेरियल से बना है। कुछ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम ये स्टार्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। आई होप यू ऑल नो दैट सन इज अ स्टार। So the sun consists of hydrogen and helium, and when they are coming together in the form of nuclear fusion, sun is able to produce a lot of energy, a lot of heat, and that is the heat and energy that we get. Earth receives this energy in terms of insolation, and this energy is going to come in your body through autotrophs. Autotrophs कौन है? प्रोड्यूसर्स कौन है? बेसिकली जो खाना बनाते हैं हमारे लिए, दीज आर दी प्लांट्स। प्लांट्स कैसे हमारे बॉडी में सन की एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे और वही फूड हम कंज्यूम करके एनर्जी लेते हैं। सो वी आर कंज्यूमिंग द सन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन एंड फोटोसिंथेसिस फ्रॉम प्लांट्स। तो अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स की जिसका ओरिजिन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, धीरे धीरे करके ये आज भी एक्सपैंड कर रहा है और इसके एक्सपेंशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी मतलब जब हमारा यूनिवर्स बना था और आज के समय हमारे यूनिवर्स में बहुत डिफरेंस है। टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंस है, एक्सपैंस के टर्म्स में डिफरेंस है और हमारा यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज प्रपोज्ड बाय एडविन हबल। अभी इसको मैं बताऊंगी कैसे।
इन्होंने 1920s के दशक में ये बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक जगह स्थिर नहीं है, इट इज़ नॉट स्टडी, इट इज़ एक्सपैंडिंग. एंड दिस एक्सपैंडिंग थ्योरी was actually given by Edwin Hubble in 1929. And when he gave this theory, everybody laughed because they thought कि कैसे ऐसा हो सकता है. बाद में पता चला कि एडविन हबल जो कह रहे हैं वो सच है. जब हमने टेलीस्कोप के थ्रू देखी चीज़ें, ऑब्जर्व की चीज़ें, तो हमें पता चला कि गैलेक्सीज, हम जैसे कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, वी लिव इन दी मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारे आसपास बहुत सारी गैलेक्सीज है, जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी. दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज होता चला जा रहा है. कुछ गैलेक्सीज हैं जिनके बीच में डिस्टेंस और बढ़ता चला जा रहा है. आज के समय ये जो गैलेक्सीज जितने पास है, लाखों सालों बाद ये बहुत ज्यादा दूर होंगी. तो इससे समझ में आया कि यूनिवर्स स्टेडी नहीं है, कहीं रुका हुआ नहीं है, फैलता चला जा रहा है. और इसी तरह से एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी आई थी, उसी के बाद बिग बैंग थ्योरी आई थी. ये सारी चीजें हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में बात करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू द यूनिवर्स फर्स्ट. As I told you, the universe is made up of stars. It is made up of planets. It is made up of asteroids. It is made up of galaxies, meteoroids, dust, gas and ice. So, the planets and the stars. Let's start from there. अगर हम stars की बात करें, stars basically are big ball of gases, majorly made up of hydrogen and helium. Our sun is also a star. Our sun is a star. And the word sun is actually considered to be a god. This sun as a star is worshipped in many cultures. Even in Hinduism culture, the sun is worshipped. The sun is also worshipped in the Roman culture. So Roman mythologies say that sun is Sol, S-O-L. Sol means the sun god. And from here only we got the word solar. That means belonging to the sun. Belonging to the sun. So actually the solar system is a family of the sun. And sun has how many planets? How many planets in its family? 8 planets. Mercury, we will go to that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pluto was a planet, but in 2006, Pluto was designated as a dwarf planet. अब dwarf planet क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. 2006 में प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कह दिया कि ये तो बौना ग्रह है. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कौन सा प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट नहीं है. इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन beg your pardon, इन्होंने 2006 में डिसाइड किया that Pluto is indeed a dwarf planet. So what is the difference between a planet and a dwarf planet? We will discuss that. Now, the solar system comprises of 8 members, and not only 8 members, but also in the solar system we have asteroids, we have meteoroids and then meteorites. सबके बीच में डिफरेंस बताऊंगी, डरना नहीं है. We have comets. तो ये सारी चीजें सन के पास है. सन एक्चुअली इन सबको एक साथ कैसे रख रहा है? सन इनको रख रहा है एक साथ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसी के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. और जो पाथ एक प्लैनेट सन के अराउंड चूज करता है रेवोल्यूशन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. तो सन के ग्रेविटेशन की वजह से सबका अपना अपना ऑर्बिट है, ये याद रखिएगा. सो एन ऑर्बिट इज बेसिकली अ पाथ. दिस इज द ऑर्बिट. ऑर्बिट इज अ पाथ ऑन विच एनी बॉडी rotates in a pattern around a bigger, more gravitationally powerful body. More gravitationally powerful body. तो एक प्लैनेट जब किसी भी बड़ी बॉडी यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल सन, उसके आसपास एक पैटर्न में रिवॉल्व करता है ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, मतलब ये अपना पाथ चेंज नहीं करता, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, इसका एक पैटर्न है, ये अप्रॉक्सीमेटली 364 डेज में, 365 डेज एग्जैक्टली टू बी अबाउट, 365 डेज में क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रही है और ये अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको एक तरह से रिटेलिएट कर रहा है, इसलिए घूमता रहता है, उस एनर्जी से ये घूमता रहता है जो एनर्जी क्रिएट हो रही है दोनों के बीच में। इसी तरह से हमारे पास खुद का भी एक सैटेलाइट है। वैसे तो सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट एक बॉडी होती है, एक स्मॉलर बॉडी होती है जो कि एक लार्जर बॉडी के अराउंड एक पाथ में घूमती है, तो ये सैटेलाइट कहलाती है, क्योंकि हम भी अर्थ के सन के सैटेलाइट भी हैं और हम प्लैनेट भी हैं, हमारा बस साइज ज्यादा बड़ा है, तो हम सैटेलाइट के साथ प्लैनेट भी हो गए। और अगर हम बात करें सिर्फ सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट कौन है, सैटेलाइट एग्जैक्टली प्लैनेट नहीं है, क्योंकि उसने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। प्लैनेट के क्या क्राइटेरिया होते हैं मैं बताऊंगी आपको। तो एग्जैक्टली इसने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, फिर भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून हमारा सैटेलाइट बन गया। ठीक है, तो मून हमारा सैटेलाइट है, मून का भी खुद का ऑर्बिट है। मून हमसे काफी दूर है, 38,84,400 किलोमीटर दूर है, तो काफी ज्यादा दूर है हमसे मून। आगे भी लिखवाऊंगी इसके बारे में, सैटेलाइट के बारे में। और मून जो है लगातार हमको भी हमारे आसपास भी रिवॉल्व कर रहा है और हम सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम दोनों ही सन के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास बस एक ही सैटेलाइट है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास इससे अधिक है, पर हमारे पास जो एक सैटेलाइट है इसका मतलब है मून। सैटेलाइट ह्यूमन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, तो मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी सारी सैटेलाइट्स जो हमने बनाई है अपने लिए, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी मेड बाय सर्टेन स्पेस फेयरिंग नेशन सो दैट कुछ पर्पस मीट हो, जैसे कि हमारी इनसैट सैटेलाइट है, एड्यूसैट सैटेलाइट है। ये बेसिकली इंटरनेट के थ्रू हमने जोड़ी है सैटेलाइट्स, ताकि हमें सर्विसेज मिल सके। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स की भी सैटेलाइट है, पर याद रखिएगा सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट्स है पूरे सोलर सिस्टम में जिनके पास खुद की सैटेलाइट नहीं है, दैट इज मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस आर दी only planets in our solar system to not have satellites। क्या है ये रीजन, क्या है भाई, क्यों सैटेलाइट नहीं है इनके पास? कोई बताना चाहेगा कि मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट क्यों नहीं है? कौन बताएगा ये कि मरकरी और वीनस के पास खुद का एक मून या फिर एक सैटेलाइट क्यों नहीं है? कोई बताना चाहेगा? नमिश, साक्षी, यशवर्धन, बताना पसंद है आप लोगों को आंसर्स? तो बताइए, मैं वेट कर रही हूं। बताएं भाई, कष्ट करें, कष्ट हरो। एनी गेस इज ऑल्सो ओके। चलो, नहीं बता पा रहे मैं बताती हूँ। देखो, क्योंकि मरकरी, जो हम 8 प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं इनको। हमारे पास 8 प्लैनेट है बेटा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें से सबके पास अपनी अपनी सैटेलाइट है। हमारे पास मून है, जुपिटर के पास आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो जैसे सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के पास तो 146 से ऊपर सैटेलाइट्स है खुद की,
तो इसी वजह से इसको हम किंग ऑफ मून्स कहते हैं। बाकी सबके पास भी मून है, इसके पास भी है, यूरेनस के पास भी है, नेपच्यून के पास भी है, बट इन दोनों के पास खुद की सैटेलाइट नहीं है। इसका रीजन क्या है देखें, मे बी इट्स नियरर टू द सन ड्यू टू एक्सटेंसिव टेम्परेचर ड्यू टू वीक ग्रेविटी, नो, बिकॉज साक्षी इज द मोस्ट करेक्ट वन, बिकॉज इट इज नियरर टू द सन। नियरर टू द सन होने से क्या मतलब है, मतलब जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन्स ग्रेविटी will not allow these two planets, the planets, to have moon. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मून बनाने की कोशिश करते भी हैं, ग्रेविटी खींच लेती है अपनी तरफ, तो इन दोनों के पास मून हो ही नहीं पाता। इसीलिए अर्थ के पास एक मून है, एक से अधिक नहीं रख पाए। ठीक है, मून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून के बारे में आपने कितने मिशंस सुने होंगे। मून पे जाने के लिए हम लोग कितने परेशान रहते हैं, मून पे जाने के लिए लगता है क्या कर दें, क्योंकि मून इंपॉर्टेंट है। मून इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे बेस बना लिया अगर, तो हम बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए बहुत सारे मिशंस लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज आर्टेमिस प्रोग्राम। हमारा चंद्रयान 3 ऑलरेडी पहुंच चुका है साउथ पोल ऑफ द मून पे। ठीक है, इसके अलावा चंद्रयान 4 दैट इज सपोज टू गो इन 2028 विद द हेल्प ऑफ जापान। Who was the first person to ever step foot on the moon? First person was, of course, Neil Armstrong back in 1969 through the Apollo mission. उसके बाद से हमने human to the moon नहीं भेजा। Artemis program is supposed to do that, however, it is questionable right now. And the Chandrayaan 4 series of mission is going to collect, this will be a very important mission, क्योंकि ये एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा, सैंपल रिटर्न करके लाएगा मून से कलेक्ट करके। इसके अलावा चंद्रयान 3 हमने ऑलरेडी 2023 में लॉन्च कर दिया था। साउथ पोल पे हम पहली कंट्री बने थे जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ग्रेजुअल लैंडिंग करना है, ऐसे नहीं कि भड़ाक से चले जाना लैंड करने के लिए, नो, सॉफ्ट लैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मून पे इंडिया भी जाना चाहता है विद अ ह्यूमन, एंड दैट इज पॉसिबल, वी वांट टू मेक इट पॉसिबल टिल द ईयर 2040। ठीक है, तो इसको ये सब नुक्स एंड कॉर्नर्स में बताती चली जाऊंगी। ठीक, सो नाउ दीज planets belong to the solar system, and the planets, how to become a planet, they have to follow certain criteria. ये सब बनाते चलना, मैं आपको बार बार बोलूंगी नहीं कि ये बनाओ बेटा ये बनाओ, नहीं, आपको बनाते चलना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स क्या होते हैं, what is the criteria to become a planet, this is important. What is the criteria to become a planet? What do you think should be the criteria, beta? And who sets this criteria? Criteria to become a planet. देखो, planet जो शब्द है ना, ये planetai से आया है। planet एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर, जो घूमते रहते हैं। तो वॉन्डरर ना, प्लैनेट्स को बनने के लिए, प्लैनेट बनने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, और ये क्राइटेरिया बताने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की होती है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। सबसे पहली बात, प्लैनेट्स को स्फेरिकल या फिर जियोइड शेप का होना चाहिए, यानी कि इट शुड हैव इनफ ग्रेविटी टू कीप इट एज अ स्फेयर, इनफ ग्रेविटी to keep it intact in a sphere. ठीक है, यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होनी चाहिए कि एक स्फेयर बने। हाउएवर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक होल बन जाए, यानी कि इंटरनल फोर्स जो ग्रेविटी द्वारा दी जाती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक
प्लैनेट के रिवॉल्व होने, रोटेट होने की वजह से बनती है, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी जाके वो एक स्फेयर बन पाएगा। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, इट शुड फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि आज यहाँ घूम रहा है कल वहाँ घूम रहा है। ये कैसा प्लैनेट है, आवारा प्लैनेट नहीं होता है भाई, तभी तो आपको भी जिंदगी में कुछ करने के लिए एक ऑर्बिट चाहिए होता है, नहीं तो आपको भी लोग इज्जत से नहीं देखते हैं। ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है, बट है, क्या कर सकते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। सो इट शुड फॉलो एन ऑर्बिट, दैट इज important. For example, so many planets in our solar system, they follow the orbit. Okay, then third criteria should be it should have cleared its orbit from all other objects. यानी कि ये नहीं है कि प्लैनेट फॉलो करते करते यहाँ बीच में एस्टेरॉयड भी आ जा रहा है, यहीं पे बहुत सारे और प्लैनेट भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ना प्लूटो सारी चीज़ें ठीक कर रहा था, बट प्लूटो ने प्रॉब्लम कहाँ कर दी, यहीं कर दी, क्योंकि इसका ऑर्बिट पूरी तरह से क्लीन नहीं था। इस वजह से 2006 में प्लूटो बिकेम अ डॉर्फ प्लैनेट। प्लूटो वॉज रिड्यूस्ड टू अ डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। प्लूटो वॉज रिड्यूस्ड, कहे कि भाई तुमने तो अपना ऑर्बिट क्लियर ही नहीं किया, तो हम कैसे तुमको बोल दे कि तुम प्लैनेट हो, तुम प्लैनेट नहीं हो। अब प्लूटो, ये मैंने एक मूवी में सुना था विच वॉज वेरी इन्फॉर्मिंग एंड नॉट एग्जैक्टली इन्फॉर्मिंग बट इंस्पायरिंग। तो उसमें बोलता है कि देर इज एक्चुअली वन प्लैनेट, और 4 लोग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्लूटो एक प्लैनेट है या नहीं प्लैनेट है। अब प्लूटो को थोड़ी फर्क पड़ता है, वो पहले भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, आज भी कर रहा है, इट डजंट केयर। You have to become like Pluto. If you're not doing extremely well right now according to standards, but you think that I am actually doing my work, I don't care what other people are saying, I can still continue doing my work. That means you become like Pluto. So that's not an issue ना, वो Pluto तो अपना काम करेगा ही। तो इस तरह से एक planet बनता है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, जो जिसने बाकी क्राइटेरिया फुलफिल किया, बट कोई भी एक क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो ड्वार्फ प्लैनेट बन सकता है। तो इस तरह से हमारे पास प्लैनेट्स का अंडरस्टैंडिंग बना। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया प्लैनेट्स क्या हैं, स्टार्स क्या है, स्टार्स बेसिकली आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई वो हम बात करेंगे। एस्टेरॉइड्स भी बेसिकली हेवनली बॉडीज है, दे आर स्पेस बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी। हाउएवर asteroids actually are not exactly in spherical shape. Asteroids are different, they are rocky bodies. So let's talk about asteroids over here. Asteroids are big rocky bodies. ठीक है, पहली चीज। दूसरा, they are irregular in shape. इनका शेप irregular होता है, और ये ह्यूज इन साइज हो सकते हैं। इनफैक्ट ये प्लैनेट से भी बड़े हो सकते हैं, बिगर दैन प्लैनेट्स। ये किसी प्लैनेट से टकरा जाते हैं तो उन्हें मार भी सकते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स का पूरा एक बेल्ट है। कहाँ है वो बेल्ट, किसी को पता है? ये बेल्ट कहाँ है, किसी को पता है? एस्टेरॉइड बेल्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुखी ना हो प्लीज तुम लोग। ये सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now there is a belt which is known as the asteroid belt. This is the asteroid belt. इस बेल्ट में एस्टेरॉइड्स यानी कि रॉक बॉडीज बहुत हैं, बिटवीन
मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि मार्स और जुपिटर के बीच में कैसे है एस्टेरॉइड बॉडी। देखो, हमारे 4 प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है, इस साइड है, और ये सारे आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करेंगे, इनर प्लैनेट्स में खासियत है कि ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये रॉक से बने हैं। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी सन के पास कि सन की ग्रेविटी की वजह से और सन की ग्रेविटी से हटने की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से, इन्होंने अपने सारे रॉक मटेरियल्स, गैस मटेरियल्स को एक साथ रख लिया। तो ये रॉकी बॉडीज हैं। और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारी आउटर बॉडीज हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, और साथ ही साथ ये सब गैशियस प्लैनेट्स हैं, यानी कि इनका कोई स्थल नहीं है, कोई आपको सरफेस नहीं मिलेगा, ये गैस से बने हैं। इनफैक्ट इनके आसपास गैस, आइस और डस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट रिंग्स जरूर दिखते हैं, जैसे कि जो सैटर्न का रिंग है, ये अलग अलग डस्ट, गैस और आइस से बना हुआ है, और इसके 7 रिंग्स हैं। हमें दिखता एक ही है पर 7 रिंग्स हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सैटर्न ही नहीं है जिसके पास रिंग है, जुपिटर के पास भी रिंग है, यूरेनस, नेपच्यून के पास भी रिंग है, पर सैटर्न का रिंग सबसे इजीली दिख जाता है टेलीस्कोप से। बाकी के लिए और पावरफुल टेलीस्कोप हमें यूज करना होता है। वेरी गुड यशवर्धन। तो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से गैशियस प्लैनेट के बीच में। दैट इज व्हाई वी हैव स्मॉल स्मॉल एस्टेरॉइड्स, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ प्लैनेट्स, लेफ्ट ओवर पीसेस है, तो इसको आपको याद रखना है। टेक्निकल ग्लिच है, 1 मिनट। हाँ बेटा नमिश, मैं एक बार बोलती हूँ ना टीम से, दे विल हेल्प मी एंड यू एंड अस। ठीक है, सो लेट द टेक्निकल टीम कम, वो हेल्प करेंगे हम लोगों को। नाउ ये लेफ्ट ओवर पीसेस बच गए, इसी वजह से यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया, नॉट ओनली सैटर्न इज अ लिंक्ड प्लैनेट, बट सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनकी भी रिंग्स हैं, बट इनकी रिंग्स हमें और पावरफुल टेलीस्कोप से मिलती हैं। इनकी भी हमारे पास रिंग्स हैं, ये सब रिंग्ड हैं, बट सबसे प्रोमिनेंट रिंग हमारे पास सैटर्न की है। ठीक है, सो नाउ इनर प्लैनेट्स पता चल गए, आउटर प्लैनेट्स भी हमको पता चल गए। अब एस्टेरॉइड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बिग रॉकी बॉडीज है, दे आर इरेगुलर इन शेप, ह्यूज इन साइज, दे कैन बी बिगर देन प्लैनेट्स, बट इनका क्योंकि शेप इरेगुलर है इसलिए प्लैनेट्स नहीं बन सकते, कुछ इस तरह से दिखते हैं ये। नाउ एस्टेरॉइड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेनू। बेनू एस्टेरॉइड के लिए नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ओसिरिस रेक्स। हमें बेनू को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेनू में हो सकता है कि वाटर एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड हम कर सके, वाटर एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बेनू भी उसी चीज से बना है जिससे बाकी सारी चीजें बनी है, बस ये एक ऑर्बिट नहीं फॉलो कर पा रहा है, ये रेगुलर शेप है, इस वजह से इसको जानना जरूरी था। और ओसिरिस रेक्स ने क्या किया है, इससे कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करके ड्रॉप किए हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बेनू है कैसा। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास और कुछ प्लैनेटरी बॉडीज है, और आपने सुना भी होगा, जिनका नाम है मीटेरोइड, है ना, मीटर, मीटियोर, मीटेरोइड और मीटियोराइट। क्या है ये? मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। सुना है? अगर सुना है तो आप लोग को डिफरेंस पता है क्या होता है ये? मीटियोरॉइड, मीटियोर
or meteorite. What is the difference between all? Can anybody tell me? अभी थोड़ा सा वॉइस इशू ठीक हुआ कि अभी भी परसिस्ट कर रहा है? एक बार मुझे बताइएगा, मैं ताकि टेक्निकल टीम से बात कर सकूं. ठीक है, इट्स गुड. चलो, लेट्स नाउ मूव ऑन. So what is the difference between meteoroid, meteor and meteorite? Anybody can tell me? Okay. Can anybody tell me? Do you know the difference? I will of course tell you. Yes or no? ठीक है. Meteoroid is just like asteroid. However, they are smaller in shape. That means they are in space. These are space bodies. These are space bodies. ये रॉक से भी बनी हुई होती हैं और मेटल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स. दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स बड़े होते हैं. स्मॉलर than asteroids. Now keep in mind here the keyword is they are in space. Space means they are not in our atmosphere. But as soon as they enter the space of any planet, especially if we talk about India, not India, we talk about Earth, when the meteoroids enter into space or enter into the atmosphere of any planet. If we talk about Earth, Earth has many atmospheric layers. So now when the meteoroid enters our atmosphere, it will meet one very important layer of the atmosphere which is known as mesosphere. Now in the mesosphere, due to friction, it will start burning. And because of this burning, it will be now known as meteor. That is why we call it meteor showers. इसी को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं. देखने में टूटते हुए तारे जैसे दिखते हैं, तो इसी को शूटिंग स्टार भी कहते हैं. And what is the purpose of them being burnt? So that they cannot reach the Earth's atmosphere. यहीं पे फ्रिक्शन की वजह से पूरी तरह से जलने की कोशिश करते हैं. But in case any part, any metal or rocky part, if it is able to hit the Earth's surface, अगर ये एबल हैं कि इन्होंने किसी अर्थ सरफेस को हिट कर दिया, ये कोर एरिया होगा इनका. यानी कि कोर, जैसे हमारे पास अर्थ के इंटीरियर में कोर है, फिर मैंटल है, फिर उसके बाद क्रस्ट है, इसी तरह जो सबसे इनर पार्ट होता है वही बचेगा और वही अर्थ पे आएगा. और ये कोर मेटल का भी बना हो सकता है और साथ ही साथ ये हमारे लिए एक, इन ऑर्डर टू स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है. दिस इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडिंग एज वेल. सो व्हेन वी सी दिस meteor, it has reached to the earth, it is now known as meteorite. So meteorite is the meteor that has survived the planet's atmosphere to reach the ground. Planet's atmosphere to reach the ground. This also serves as an indirect source to study the internal structure of the earth, to study the interior of the earth. ठीक है, तो ये याद रखना. Meteor has entered, it is the meteoroid that has entered the planet's atmosphere. और इसी तरह से ना क्रेटर्स भी बनते हैं हमारे अर्थ पे. जब कोई मीटेराइट स्ट्राइक होती है तो क्रेटर्स बनते हैं, और ये क्रेटर्स जब बहुत बड़े होते हैं, एक डिप्रेशन होता है जिसमें पानी भी भर जाता है. इसी तरह के क्रेटर लेक भी है. कहाँ पे है? क्रेटर लेक है महाराष्ट्र में. इसी को हम लोनार लेक कहते हैं. लोनार लेक, ये क्रेटर लेक है.
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून मून गो अवे कम अगेन, नहीं, दैट वाज रेन। लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट बिकॉज आई हैव रिटन। Done, guys? Done? चला जाए, अब सैटेलाइट के बारे में पढ़ा जाए। Guys, are you enjoying the class? I am enjoying. I don't know how much you all are. I am enjoying the class. Are you enjoying the class? Can I get a hey, something like that, so that अब देखो मैं देख तो पा नहीं रही हूँ तुम लोगों को। ऑफलाइन क्लासेस मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जाती हैं, बच्चे एकदम भड़बड़ भड़बड़ बोलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम भी बोलते हैं। अब आप लोग को तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा? तो कुछ ये ऐसे से कुछ बनाओ, आई डोंट नो, डू समथिंग। लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट्स। You know, geography is a very interesting subject once you start loving it, and once you start loving it, it will become more and more interesting. It is very hard for those people who hate geography. I've seen people hating geography, so that's not cool, right? Now let's talk about satellites. Satellite, as I've already told you, satellite is a body that orbits a larger and gravitationally more powerful body. Now the moon is Earth's natural satellite. Let's talk about चांद सी महबूबा हो मेरी, इसका मून के बारे में बात करते हैं। दिस इज द अर्थ एंड अ स्मॉलर बॉडी, मून। थोड़ी सी लार्ज हो गई, बट यस, मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. It could be both artificial, human-made, and natural. The only natural satellite of the Earth. The moon is 3,84,400 kilometers away. And it will be very interesting for us to know that moon is drifting away from us. जा रही है महबूबा. Drifting away. It is doing so by the rate of 3.8 centimeter per year. Bye bye moon. अब देखो मून हमारा कैसे बना है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट एक और थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी का कहना है कि देखो भाई, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, That means 4.5 billion years हमारी अर्थ बनी है 4.6 billion along with the other parts of the solar system. जैसे ही अर्थ इस समय मोल्टन स्टेट में थी, मोल्टन मतलब अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से ये पिघली हुई थी, और थोड़ी थोड़ी इसमें क्रस्टिफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन हो रहा था। इसी समय आता है एक बहुत बड़ा सा बॉडी जिसका नाम था थिया। थिया ने क्या किया? थिया ने इसको एक बहुत जोर से टक्कर मारी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चंक मून का ड्रिफ्ट अवे हो गया, मतलब पार्ट निकला और फिर ड्रिफ्ट अवे हो गया। ये जायंट इम्पैक्ट थ्योरी कहती है। वैसे तो मून के लिए बहुत सारी और थ्योरीज है कि मून एक वॉन्डरिंग बॉडी थी और अर्थ के पास आते ही इसका कैप्चर, अर्थ ने अपनी ग्रेविटी से इसे कैप्चर कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी।
Now the moon takes approximately 27 days to orbit the earth, and this is the same time when it is also revolving. रेवोल्यूशन का भी टाइम यही है, जिस वजह से क्या होता है, ये हमारे साथ, हमारे अर्थ के साथ एक टाइडली लॉक्ड बॉडी हो गई. टाइडली लॉक्ड बॉडी यानी कि जैसे जैसे रिवॉल्व कर रही है उसी तरह रोटेट भी कर रही है. तो अर्थ के आसपास ये रेवोल्यूशन भी कर रही है और उसी टाइम पे रोटेशन भी कर रही है. इससे क्या होता है कि अर्थ को सिर्फ एक साइड ही दिखता है और दूसरा साइड नहीं दिखता है. जब ये रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है तब इसको सन की लाइट मिल रही है. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड मिल रही है, बट क्योंकि ये हमारे सामने बस एक ही साइड लेके खड़ा है, इस वजह से हमें लगता है कि दूसरा जो साइड है हमारे लिए पहुंच से बहुत दूर है. ये क्योंकि टाइडली लॉक्ड है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड, ये पार्ट जो हमें दिखता ही नहीं है, ये हमारे अर्थ से अवे दिखता है, इसे हम फार साइड ऑफ द मून कहते हैं. फार साइड ऑफ द मून. माना जाता है कि यहाँ की जो मून की सॉइल है, मून की सॉइल को हम रेगोलिथ कहते हैं. रेगोलिथ काफी मोटा है, यानी कि सॉइल काफी मोटी है, और यही इसी का रेगोलिथ चाइना का चांगई मिशन लेके आया है कुछ समय पहले. चांगई, तो जैसे हमारे पास चंद्रयान सीरीज ऑफ मिशन है और इनके यहाँ चांगी मिशन है, चाइना के पास चांगई मिशन है. तो चांगी मिशन लेके आया है मून की रेगोलिथ. हम भी चंद्रयान 4 से लेके आएंगे, पर यह अभी क्लियर नहीं है कि हम फार साइड से लेके आएंगे या फिर नियर साइड से लेके आएंगे. तो जो मून हमारा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर अस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बॉडी. इट क्रिएट्स पुल, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुल द टाइड्स अपीयर इन आवर अर्थ. ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स अपीयर करती हैं. हाउएवर मून की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी मून के पास खुद का एटमॉस्फेयर भी नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ सैटेलाइट. नाउ वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स गाइज. We talked about the planets, we talked about stars, we talked about asteroids, we talked about meteoroids, dust, gas, etc., 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 etc. What are galaxies? Galaxies are basically nothing but groups of stars. They can be 80,000 light years to 1,50,000 light years. बहुत बड़े होते हैं. और लाइट ईयर क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह में लाइट पहुंचने के लिए कितने साल लगते हैं, कितना टाइम लगता है, उसको लाइट ईयर कहते हैं. ठीक है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस तरह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है. हमारा अर्थ खुद बेचारा क्या है, हमारा अर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है. हमारी अर्थ इतनी स्पेशल है कि इसको हम, इट इज द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट ऑन द अर्थ, इन द सोलर सिस्टम. द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट बाय प्यार से. क्यों? क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस is nothing but water, beta. It is all water. 71%. It is the only habitable planet as of yet in the solar system. How many of you think that solar system में या solar system के बाहर और भी ऐसी लाइफ पॉसिबल है? देखो, अब हमारी अर्थ इतनी सारी डाइवर्सिटी अपने अंदर रखती है, ऐसा प्लैनेट होना भी चांस है. मतलब एकदम परफेक्शन से कुछ हुआ होगा तब जाके हमारा अर्थ बना. सोलर सिस्टम में और कहीं प्लैनेट में हमें अभी तक लाइफ नहीं मिली है, और ये सोचना बेवकूफ़ी है कि नहीं मिलेगी. अभी भी लगातार बातें चल रही हैं कि नासा में कि हम किस तरह से लाइफ खोज सकते हैं. लाइफ इज वाटर. वाटर wherever it is possible we will be able to make that planet habitable. मार्स के बारे में पता चल रहा है. मार्स के बारे में यही पता चलता है कि मार्स में कभी ना कभी रिवर्स फ्लो हुआ करती थी. मार्स के पोलर एरिया में तो आइस भी मिलती है. So there are many things that we are gathering right now, many information that we are gathering right now. I do believe, this is my personal belief, that there is many lives which are possible in different galaxies, in different universes. I also believe in the theory of multiverse. So this is important that we understand कि ये घमंड ही होगा कि हम अकेले हैं पूरे यूनिवर्स में, और ये बेवकूफ़ी होगी ये समझना कि हम अकेले हैं. हालांकि दोनों ही इक्वली स्कैरी है. अकेले नहीं है तब भी स्कैरी हैं, और अकेले हैं तब भी स्कैरी हैं, बिकॉज वी आर डूम्ड अगर अकेले हैं तो. और अगर अकेले नहीं हैं तो एलियन लाइफ पॉसिबल है और हमसे ज़्यादा
इंटेलिजेंट एलियन लाइफ भी पॉसिबल है. एलियन लाइफ वो जादू वाली नहीं और ईटी वाली नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मार्ट पीपल. आप खुद सोचिए, ये जो हम आपको इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, ये जो बोर्ड है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ दिख बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें 50-60 साल पहले पॉसिबल कहीं नहीं थी. ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है. जो भी हमने अभी तक एडवांसमेंट किया है बेटा, ये पिछले 70-80 सालों में किया है. और 70-80 साल में हम 2000 साल की एडवांसमेंट कर चुके हैं. आप समझ रहे हैं? तो आप ये सोच रहे हैं अगर कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एलियन लाइफ कहीं और नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी मैं मानती हूँ. मतलब आप मान सकते हैं, आपको मैं बेवकूफ़ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. रिलैक्स एवरीवन, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो. So I'm definitely ensured that apart from Earth, there are other lives which are much more intelligent, which are capable of enslaving us if they get the chance. And I'm sure they must be watching us. They must be looking at how much advancement we have done. They are not. It is also touted that all the gods that we know of, Brahma, Vishnu, Mahesh, and every other god is an alien. This is all just theory. We do not believe such theories. I do not. Now, the Earth is the only habitable planet in the solar system. It is present in a region which is known as the Goldilocks zone. The Goldilocks zone is actually a zone of perfection where life is possible to exist. जहाँ पे gravity एकदम perfect है, जहाँ पे atmosphere एकदम perfect है, जहाँ का internal structure एकदम perfect है कि यहाँ पे habitable बन रहा है area. The Earth, which is actually geoid in shape. What is the word of geoid? Geoid means earth shaped. अर्थ शेप्ड. और जियोइड, जियोग्राफी वर्ड भी इसी से आया है, जे ग्राफिया. जे मीन्स, इट इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स अर्थ लाइक. ग्राफिया मीन्स स्टडी. दिस इज ऑल ग्रीक. So geographia means the study of the earth. However, we have expanded ourselves more than earth. We talk about the universe. Okay. So geographia, it is earth. What is the geoid shape? Geoid shape is basically, earth is not perfectly spherical. Earth has its problems. That means in the middle, it is bulging near the equator. When we will study about latitudes, longitude, etc., etc. Equator is that imaginary line that we draw on the surface of the earth so that it parts the earth into two spheres, the northern sphere and the southern sphere. It just passes from the middle of the earth, and this is where the earth is its largest in diameter. यहाँ पे earth अपने largest diameter पे है. और earth यहाँ से मोटा है पर ऊपर से चपटा है. इसी shape को हम geoid कहते हैं. ये मोटा और चपटा क्यों है? इसलिए नहीं क्योंकि जिम नहीं जाता, इसलिए क्योंकि earth पे ना बीच में rotation, earth also rotates. It rotates on an imaginary axis, and when it rotates, it creates certain forces. One force is the centrifugal force. What is the centrifugal force, beta? Centrifugal force allows the earth to bulge. बीच में bulge करता है, और centrifugal force अपने से सब कुछ बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है. और ये ताकि ग्रेविटी इसे ब्लैक होल में ना कन्वर्ट कर दे, इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए करता है. साथ ही साथ यहाँ पे इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, नगण्य, नन, जीरो. नाउ वी टॉक अबाउट द पोल्स. पोल्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है. यहाँ पे पोल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, और इसी वजह से ये चपटा है. ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है. ग्रेविटी की वजह से चपटा है. तो पोल्स पे ये फ्लैट है इस वजह से, और इक्वेटर पे बल्ज है, और इसी शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप. दिस इज द जियोइड शेप. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस इज आवर क्यूट प्लैनेट अर्थ. नाउ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. देयर आर टू थ्योरीज दैट डील विद. अभी इतना समझ में आ गया ना तुम लोगों को? ऑल क्लियर? क्लिनिक ऑल प्लस ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें. डन एवरीवन? Is this clear, guys? So that we can move forward. Hello all. That will be studied. Centripetal and centrifugal force is not my work to actually make it clear. It is the work of physics. जब साइंस की आपकी चलेगी तब उसमें टीचर बताएंगे. यहाँ तक क्लियर है? देखो बच्चों, ये चीज़ कभी कंफ्यूज मत होना. मेरा सब्जेक्ट से ही पूछना, ठीक है? जो भी मेरे सब्जेक्ट पे मैं मेंशन कर रही हूँ, सब्जेक्ट से, क्योंकि क्या होता है ना, वो टीचर फिर अपनी तरह से बताते हैं, मैं कुछ और बताऊंगी, तो देन क्लैशेस हैपन. सो टेल मी. यहाँ तक क्लियर हो गया है? ये फिजिक्स का पार्ट है आपका.
फोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बताइए, इतना क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट, अभी आप लोगों की ज्योग्राफी के अलावा और कौन सी क्लास चल रही है? बताएं, ज्योग्राफी के अलावा और कौन सी क्लास चल रही है? द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। नाउ ये सब बने कैसे, क्यों, ये सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में उभरने लगे। नाउ देयर आर टू थिंग्स वी मस्ट कीप इन माइंड। दो, देयर आर अर्ली थ्योरीज on how the universe originated, and there are modern theories, two types of theories, early theories and modern theories, two types. early theories में सबसे prominent है the nebular hypothesis, the nebular hypothesis, और modern theory में the Big Bang theory, the Big Bang theory. Big Bang theory का एक शो भी आता है, बहुत ही बढ़िया था, मतलब अब तो नहीं आता, it's over now, but when it was very good. The nebular hypothesis is an early theory. It has certain shortcomings. I will tell you about the shortcomings first, because then only when something bad has occurred, something good happens. शॉर्टकमिंग्स इतनी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम की बात करता था. More so it was interested in the solar system. But in order to make up for this loss, the Big Bang theory occurred, which is a modern theory. This talked about the origin of the universe. तो ये ऑल एक्सपैंडिंग थ्योरी है, मतलब इसने सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, साथ ही साथ सोलर सिस्टम से जुड़े हुए जितने सिस्टम्स थे यूनिवर्स में उसकी बात की. नेबुलर हाइपोथेसिस was given by certain people and it was improved over a period of time. इमैनुअल कांत ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, however the name was still not given. फिर मैथमेटिशियन लाप्लेस ने इसे इम्प्रूव किया. बाद में ऑटो श्मिड और कार्ल वाइजास्कर ने फाइनल इसको इसका रूप दिया. अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हाथ था एडविन हबल का. एडविन हबल ने ही बताया था, जैसे मैंने बताया, कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, सो द थ्योरी ऑफ expanding universe occurred because of that. Now, it was on this theory, the Big Bang theory, which was given by Belgian astronomer Georges Lemaitre, सब कुछ चेंज कर दिया. इसी के विपरीत में एक्चुअली फ्रेड हॉयल ने एक थ्योरी निकाली थी, जिसने बोला कि यूनिवर्स कोई एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यूनिवर्स वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है. और इन्होंने जो थ्योरी निकाली थी वो थी थ्योरी ऑफ स्टेडी स्टेट. हाउएवर स्टेडी स्टेट के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है, पर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स यानी कि ये यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है, इसकी हमारे पास पूरी कल्पना है. क्या हमारे पास साफ साफ विस्तार भी है, क्योंकि हमारे पास टेलीस्कोप से हमें दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है. धीरे धीरे करके हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, ओनली ज्योग्राफी चल रही है, ओके फाइन, तो धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो हमें इसी थ्योरी से पता चला. इसको जल्दी से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से लिख लो इसको. डन.
लिख लिया? देखो 2 मिनट का टाइम भी नहीं देती हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम देती हूँ. Done everyone? Written? Good. शुरू करें अंताक्षरी. चल शुरू करें अंताक्षरी. आई होप सबने लिख लिया होगा. जिन्होंने नहीं लिखा थोड़ा सा आपको और स्पीड बढ़ाना होगा. लेट्स टॉक अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस फर्स्ट. दिस इज एन अर्ली थ्योरी. नेबुलर हाइपोथेसिस. The nebular hypothesis was given by, टाइमलाइन से देखते हैं, a German philosopher Immanuel Kant. In 1796 it was improved by Pierre-Simon Laplace. He was a French mathematician, which is not very important for us, but he was a mathematician. Then in 1950, Otto Schmidt and Carl Weizsäcker improved it. They said, look it very carefully, that there was a huge cloud of gas and dust which was created by the sun itself. That means the sun was the center of the nebular hypothesis. This particular cloud of gas such as hydrogen, helium, ammonia, nitrogen, carbon dioxide, this gas, this dust, these created a big cloud, and this cloud is known as nebula. Nebula is what? It is the huge cloud, not the, but a huge cloud of gas and dust. It is also known as the birthplace of a star. So the stars originate in a nebula because there are so many gases. They are able to create themselves a good environment for gravitational forces. And this particular cloud was created by the sun according to the nebular hypothesis. The sun at this time was youthful and it was full of energy. Youthful sun. This was told by Laplace and Kant. Youthful sun tha. And because of the youthfulness of the sun, which was approximately 4.6 billion years ago, what happened? That this cloud gave birth to planets and stars. और यहीं पे शॉर्टकमिंग हो गई इसकी. मतलब अभी तक तो फिलहाल सिर्फ सोलर सिस्टम की बात हो रही थी. तो सोलर सिस्टम में डस्ट गैस ने क्या किया? ये यूथफुल सन से रिलेटेड था. एनर्जी इतनी ज़्यादा थी. एनर्जी से ग्रेविटी क्रिएट हुई. ग्रेविटी से धीरे धीरे प्लैनेट्स एंड स्टार्स क्रिएट हुए. ये बताया गया है पियर लाप्लेस द्वारा और ये बताया गया है कांत द्वारा. उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आया. और ये क्या इम्प्रूवमेंट आया, अब टाइम हो चुका है तो वो नहीं बता पाऊंगी, पर इम्प्रूवमेंट हम कल पढ़ेंगे. और कल ही हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे. कल ही हमको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ शुरू कर देना है. ठीक है, तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो. अभी तक तो एक ही क्लास हुई है, दूसरी क्लास थी. और मिलते हैं जल्दी. बाय बाय, टेक केयर.